नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे आप सब, आशा करता आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों हम लोग इससे पहले वाला जो अम्ल, क्षार और लवण का जो चैप्टर था उसमें जो महत्वपूर्ण सवाल है आने लायक वो हम करा चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे धातु और अधातु। इससे पहले अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जाके जुड़ जाइए, वहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर वहाँ से आप नहीं जुड़ सकते हैं तो जाके टेलीग्राम में सर्च कीजिए बेसिक नॉलेज बाय विकास सर, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ हर डेली क्विज होता है तो आप लोग उसमें भाग लीजिए और अपना तैयारी को बहुत ही अच्छा कीजिए। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में नॉलेज प्लस प्रेशर हैंडल करने का भी कैपेसिटी होना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम लिमिटेड टाइम में आपको उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें जो हम लोग ग्रुप में टेस्ट होता है उसमें आप लोगों को टाइम का भी खास ध्यान रखा जाता है, ताकि आप लोग वहाँ जाके उस प्रेशर को हैंडल कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल में अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग ऐसी और अच्छे अच्छे वीडियो देख पाएँ, उसको कोई मिस ना करे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का सबसे पहला सवाल है हम लोग का, कौन सबसे आघात वर्ध्य धातु है। तो आप लोग पूछे सर अब आघात वर्ध्य मतलब क्या होता है। तो सुनिए, आघात वर्ध्य, आघात मतलब किसी को पीटना, ठीक है, किसी को पीटने से आघात मिलता है ना, चोट। तो जब हम लोग धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाते हैं तो धातु के इसी गुण को बोलते हैं आघात वर्ध्यता। अब एक बात इसमें है कि कौन सबसे ज़्यादा आघात, धातुओं तो बहुत है, तो सबसे ज़्यादा पतली चादर किसका बनेगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पतली चादर बनेगा वो होता है सोना का, ठीक है। सोना का एकदम पतला चादर बना सकते हैं उसका, मतलब सोना का सबसे ज़्यादा पतला चादर बनता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इससे बाद में क्या है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। अब देखिए सबसे पतला अगर बन रहा है तो मतलब उसको खींचेंगे तो सबसे लंबा भी बनेगा। तो 1 ग्राम सोने से हम लोग कितना लंबा तार बना सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अब लंबा तार बनाते हैं, इसकी जो इस गुणधर्म को धातु के क्या कहते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा इसको हम लोग कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं, तन्यता। जी हाँ दोस्तों, धातु को लंबी तार के रूप में खींचने के गुण को ही, खींचे जाने के गुण को ही हम लोग तन्यता कहते हैं। और पतली चादर के रूप में पीटा जाता है उसे, उस गुण को हम लोग कहते हैं आघात वर्ध्यता। तो यहाँ पर बात आती है कि अच्छा तन्यता ठीक है, तो 1 ग्राम सोने से हम कितना लंबा तार बना सकते हैं सर। तो 1 ग्राम सोने से याद रखिएगा हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। 2 किलोमीटर कितना ज़्यादा, सिर्फ 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब कितना, अरे 10 ग्राम ही कितना कम होता है। तो 1 ग्राम मतलब इसका कुछ भारी, मतलब बहुत हल्का, और उससे भी 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कितना लंबा बना सकते हैं। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा तन्यता और आघात वर्ध्य है ये धातु सोना, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 किलोमीटर लंबा तार हम लोग बना सकते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो बोलिए क्या होता है, ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव यानी कि लिक्विड अवस्था में होती है, रूम टेम्परेचर पे। तो याद रखिएगा जो ब्रोमीन है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में होती है, यानी कि ये द्रव अवस्था में होती है। अगर यहाँ पे अधातु के जगह पे धातु का प्रयोग करता तो कि ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तब हम लोग करते हैं मरकरी, क्योंकि मरकरी एक धातु है, Hg पारा, तो वो होता है कमरे के ताप पर द्रव। लेकिन जहाँ बोलेगा अधातु का बात आएगा तो हो जाएगा क्या, ब्रोमीन। जी हाँ दोस्तों, ब्रोमीन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्योंकि आज का बहुत आसान सवाल लिए थे, इसका हम और एक वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें और अच्छा सवाल होगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सवाल सब कोई पढ़ता है लेकिन याद नहीं रख पाता है, और जितना हम बता रहे हैं सबको याद रखिए। कल हम क्विज में देखिए कि कल जो हम पढ़ाएं उसमें से भी आप लोग 10 में 10 कोई नहीं लाए होगा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी किसी का 7 किसी का 8 ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब हम कल पढ़ाए थे वो सब क्वेश्चन तो आप लोग को 10 में 10 आना चाहिए। मुझे भी कितना खुशी होता अगर आप लोग 10 में 10 लाते तो प्रयास कीजिए आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। आप लोग का जो परफॉर्मेंस है टेस्ट में देख के पता चल रहा है, तो और मेहनत कीजिए और आगे जाइएगा। कौन सा अधातु चमकीला होता है। तो कौन सा अधातु ऐसा है चमकीला होता है, बोलिए। ग्रेफाइट, हीरा कि आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सब अधातु में चमकीला होता है आयोडीन। अब आप लोग बोले सर हीरा भी तो चमकीला होता है, ग्रेफाइट भी तो चमकीला होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट अधातु नहीं है। जी हाँ, ये अधातु का अपर रूप है। और कौन से अधातु का अपर रूप है, बिल्कुल सही, ये कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है ये, कार्बन का। कार्बन का अपर रूप होता है हीरा और ग्रेफाइट। तो यहाँ पे अधातु का बात किए हैं तो अधातु यहाँ पे आयोडीन होगा, ठीक है। आयोडीन चमकीला अधातु है। वैसे अधातु सब चमकीला नहीं होता है, ठीक है, ये अपवाद है।
और आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में अपवादों का भंडार है। आप लोग जब आगे पढ़िएगा 11-12 में तब और समझ में आएगा कितना अपवाद होता है केमिस्ट्री में। चलिए ना अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार की प्रकृति दर्शाती है? देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? धात्विक ऑक्साइड है। तो हम लोग दिमाग में आएगा सर ये तो धात्विक ऑक्साइड यानी क्षार की प्रकृति दर्शाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। ठीक है, दोनों से अभिक्रिया करता है, अम्ल से भी क्षार से भी, दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। तो ऐसा कोई जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, जो लवण और जल देता है। क्योंकि एल्युमिनियम अम्ल और क्षार दोनों से करता है इसलिए उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। और ऐसे में धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है? तो धात्विक याद रखिए, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है? तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि एल्युमिनियम अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है इसलिए उभयधर्मी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, देख लेते हैं क्या है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड चढ़ाने की प्रक्रिया कहते हैं। अब एल्युमिनियम पर कोई मोटी परत चढ़ाया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिए इसे हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। ठीक है, क्या कहेंगे? एनोडीकरण। तो अगर जस्ता का किसी पर लेप कराया जाता है तो उसको हम बोलते हैं जस्तीकरण। एल्युमिनियम को कराया जाएगा तब लोग याद रखें ए से एल्युमिनियम, ए से एनोडीकरण। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एनोडीकरण। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? सोना को किसकी सहायता से गलाया जाता है? हम लोग सोना का ज्वेलर्स बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं तो देखते हैं वो लोग गलाता है। तो किसका मदद से वो सोना को गलाया जाता है? एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करता है कि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करता है कि इसमें से किसी का भी प्रयोग नहीं करता, दूसरा कुछ का करता है? तो याद रखिएगा एक्वा रेजिया का जो सोना को जो हम लोग गलाते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बोलिएगा सर ये एक्वा रेजिया क्या होता है? तो ये सुन लीजिए, ध्यान से याद रखिएगा। ये जो एक्वा रेजिया होता है ना, ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सांद्र ताज़ा विलयन को मिलाया जाता है। ठीक है, क्या बोले? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के सांद्र विलयन को मिलाया जाता है। और कितना अनुपात में रहता है? तो ये रहता है 3:1 में। ठीक है, 3:1 में, यानी 3 अनुपात रहता है इसमें क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 अनुपात रहता है नाइट्रिक अम्ल। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि बताइए एक्वा रेजिया में कितना अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है? तो बोलिएगा 3 अनुपात में। अगर पूछा गया नाइट्रिक अम्ल का तो रहेगा 1 अनुपात में। ठीक है, अब पूछिएगा सर सांद्र मतलब क्या होता है? सांद्र विलयन तो समझ, तो सांद्र मतलब याद रखिएगा गाढ़ा होता है। ठीक है, मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसा समझ लीजिए ना, मान लीजिए हम लोग नींबू पानी घोलते हैं, नींबू में एसिड है, तो जब हम लोग नींबू का मात्रा ज़्यादा रखेंगे, पानी का मात्रा कम देंगे, तब वो हो जाएगा सांद्र विलयन। ठीक है, क्योंकि उसमें नींबू का मात्रा ज़्यादा है, उसमें एसिड का मात्रा ज़्यादा है। तो जिसमें एसिड का मात्रा पानी से ज़्यादा होता है उससे हम लोग बोलते हैं सांद्र। और ऐसा विलयन जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा होता है लेकिन एसिड का मात्रा उसमें कम होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं तनु विलयन। जी हाँ, ठीक है, ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत सारा बच्चा को इसे पता नहीं होता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी चाकू से काटा जा सकता है? आप लोग को मुँह जुबानी याद होगा, क्या हो जाएगा इसका? बोलिए लिथियम। ये याद था फिर भी हम लाए क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है इसलिए। ठीक है, सोडियम को भी काटा जाता है लेकिन सोडियम ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। प्रकृति में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ है। हम लोग का प्रकृति में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ को क्या बोलते हैं? कौन सा पदार्थ है? तो प्रकृति में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ क्या है? एल्युमिनियम, लोहा, सोना कि हीरा? तो उसका आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा प्रकृति में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ है। यहाँ बात पदार्थ का हो रहा है, तत्व का नहीं हो रहा है। ठीक है, तत्व का होगा तो कुछ और होगा आंसर इसका। अगला सवाल देखते हैं और आज का अंतिम सवाल, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है? बोलिए। देखिए आप लोग इसका एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है उसको याद करें, जैसे पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है। इसका एक पूरी सीरीज है, उस सीरीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो गया? सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद पूछे तो सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। ठीक है, आप लोग ये हम कभी पढ़ा देंगे अच्छा से। और ठीक है, तो देखिए आज का 10 सवाल हम लोग का हो गया और कल इसका और एक क्लास हम लेकर आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उसमें भी रहेगा। और हम लोग देखेंगे कि उसमें
क्या क्या सवाल रहेगा, और अगर उसमें ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग उसके बाद वाला दिन शुरू करेंगे, और नहीं तो फिर इसी से चैप्टर लाएंगे। देखिए हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, और आप लोग एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन से देखने को मिलेगा, आप लोग विश्वास कीजिए, क्योंकि बेसिक रहता है एनसीईआरटी से ही, और ये सारा सवाल एनसीईआरटी से है, और पिछले कई सालों से पूछा गया है ये सारा क्वेश्चन। क्योंकि मैं तो एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ, तो आप लोग मिला सकते हैं कि हाँ इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में आया हुआ है, मतलब हर एक साल आया हुआ है। तो क्यों इस साल नहीं आएगा क्या? अरे जरूर आएगा, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए, जरूर देखिए और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, और हाँ चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा चैनल में, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए और उसमें जाकर टेस्ट दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।